तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और क्लास में। देखिए, ज़्यादा बातें न करते हुए सीधा टॉपिक पर आती हैं क्योंकि इतना समय नहीं है ना। देखिए, इस क्लास में मैं आपको शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन इन दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो आपके यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करेंगे। न केवल यूपीएससी, अगर आप आरपीएफएसआई की या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से उनमें भी आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, डेफिनेटली हो सकती है। देखिए, बात करें शिमला सम्मेलन की, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप फ्री में पॉलिटी को एक अच्छे से और शानदार तरीके से एक सीक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं यूपीएसआई के लिए, है ना, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं देगा जितना मैं आपको दे रहा हूँ। ओके। देखिए, बात करें शिमला सम्मेलन की। देखो, मैं आपको प्रश्नों की वैरायटी बताता जाऊँगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शिमला सम्मेलन की बात करें, ये शुरू कब हुआ था? शिमला सम्मेलन आपका शुरू हुआ था 25 जून 1945 को। कब शुरू हुआ था? 25 जून 1945 को ये शुरू हुआ था। अब साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इसका अंत कब हुआ था, कब ये विफल रहा था, है ना। तो इसका अंत हुआ था आपके 14 जुलाई 1945 को। किसके द्वारा? वायसराय बेवेल के द्वारा, जो कि बेवेल योजना लाए थे अपने भारत में, है ना। इसका अंत इन्होंने कर दिया 14 जुलाई 1945 को। अब दो महत्वपूर्ण पॉइंट और जान लो इस शिमला सम्मेलन को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो आपका आंसर होगा शिमला सम्मेलन में। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया, तो आपका आंसर होगा शिमला सम्मेलन में। अब थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बाई यानी किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अब शिमला सम्मेलन में इससे ज़्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जो यूपीएससी में पूछा जा सकता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा शिमला सम्मेलन से तो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है। आइए अब जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। देखिए, कैबिनेट मिशन ना, इसकी घोषणा कहाँ की गई थी, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखा गया है पिछली परीक्षाओं में और आगे भी आने की संभावना है। बात करें इस कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 14 मार्च 1946 को। देखिए, मैंने ये पॉलिटी के नोट इतने स्ट्रक्चर भी मैं तैयार किए हैं, अगर आप इन क्लासेज को एक बार देख लोगे ना तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरह से ये नोट्स बनाए हैं, आप खुद इन्हें याद कर लोगे, खुद इन्हें समझ जाओगे। ठीक है, मैंने आपकी भाषा में ही ये नोट्स बनाए हैं। अब इसकी घोषणा हुई थी कब, तो आपका आंसर होगा 14 मार्च 1946 को। कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स एक स्थान था, कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है। अब ये घोषणा किसके द्वारा की गई, ये घोषणा किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर होगा पीएम क्लीमेंट एटली के द्वारा। पीएम उस समय ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। आई होप आपको ये नोट्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। और वैसे तो मैं आपको समझाता जा ही रहा हूँ, हर एक पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए, अगला पॉइंट बन के आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन आया ना 1946 में, इसके हेड कौन थे यानी अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके पेंथिक लॉरेंस। कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे। भारत सचिव का जो पद आया था ये किस एक्ट के द्वारा आया, तो आपका आंसर होगा 1858 के एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1858 के एक्ट के द्वारा ये भारत सचिव का पद आया था, है ना। देखिए, जब ये कैबिनेट मिशन आया भारत में तो इसमें कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन? एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेके आए भारत में। दूसरे आपके लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तीसरे थे आपके ए बी अलेक्जेंडर। कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो ए बी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे ब्रिटेन में, है ना। ये ब्रिटेन के थे, ये भी ब्रिटेन के थे, ये भी ब्रिटेन के थे। और जो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे ना, ये भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे उस टाइम। ठीक है। अब देखिए, इस कैबिनेट मिशन को लेकर कुछ और पॉइंट जान लो। जब ये कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी 14 मार्च 1946 को, किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली के द्वारा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैबिनेट मिशन भारत में किस स्थान पर आया, तो आपका आंसर होगा दिल्ली में आया। दिल्ली में आया कब? 24 मार्च 1946 को।
दिल्ली में ये 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, अब उन्हें जान लेते हैं संविधान सभा के विषय में, है ना। देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन आया था, ये जो कैबिनेट मिशन आया था ना, इसी के द्वारा भारत की संविधान सभा के गठन हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ, या आप कह सकते हैं कि संविधान सभा के गठन के बारे में कहा गया। लेकिन इससे अच्छा तो यही होगा कि आप यही कहें कि इसी के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। उस समय इस संविधान सभा जब गठित हुई थी ना, उस समय इसमें टोटल कुल 389 सदस्य थे, यानी 389 इसमें मेंबर थे, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से सदस्य थे ये, जिसमें से 292 यानी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे। ठीक है, 93 सदस्य यानी 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे, और 4 सदस्य आपके ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से लिए गए थे। अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, जो 93 सदस्य थे ना, जो देसी रियासतों से चुने गए थे। अब एक प्रश्न आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है कि वह कौन सी ऐसी एकमात्र रियासत थी जिन्होंने जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में शामिल मतलब हिस्सा नहीं लिया था। तो हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो हर किसी को याद होगा कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, और 4 सदस्य ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी थे। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ऐसी कौन सी एकमात्र देशी रियासत थी जिन्होंने, यानी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो आपका आंसर होगा हैदराबाद रियासत। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के बारे में, इस संविधान सभा के बारे में 2 पॉइंट और जान लो आप, 2 से 3 पॉइंट। देखिए, इसके जो सदस्य थे ना, इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था। तो आपका आंसर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया तो जाता था, लेकिन किस तरह से किया जाता था, किस पद्धति से किया जाता था, प्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता था या अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता था। तो आपका आंसर होगा कि इसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिस्टम द्वारा किया जाता था। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य चुना जाता था ना, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था। ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, कि संविधान सभा में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। ये प्रावधान भी किया गया था, किसके तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से मैं आपको पॉलिटी को एक शानदार तरीके से और सीक्वेंस में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी पॉलिटी कैसे होगी, कैसे आपको करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, बस आप अच्छे से क्लास कीजिए, नोट्स बनाते जाइए। देखिए, मैं आपको नोट्स सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा तो औरों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, आप प्रिंट निकलवा लाओगे, लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे, जब तक आपको ये अच्छे से याद नहीं होंगी और ना ही अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपसे फिर कह दूंगा, एक बात कह दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस पॉलिटी को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको हिंदी भी कराऊंगा, और मैं आपको आधुनिक भारत भी कराऊंगा, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।